नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपने एडमिशन लिया है बीए में और आपका सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, मेजर सब्जेक्ट है चाहे माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है, किसी प्रकार का सब्जेक्ट है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बीए के पहले सेमेस्टर में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना होता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा कह सकते हैं इसको हिंदी में। क्या? शिक्षा की वैचारिक रूपरेखा, इसी को अंग्रेजी में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। मेजर माइनर दोनों का सिलेबस यही है, ठीक है। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। 2026-27 का ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2025, 26, 27, 27, 28, 29 इन सभी सेशंस के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें पिछले 3 सालों के जो क्वेश्चन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उनको शामिल किया गया। बेसिकली दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जहां से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। और आपको बता दूं, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस जो होते हैं अपने आप में एक टॉपिक का काम करते हैं। यानी कि आज के वीडियो के माध्यम कम से कम आपका 10-12 टॉपिक आपका कवर हो जाएगा केवल एक ही वीडियो के माध्यम से। मैं आपको सरल से सरल भाषा में बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा और बहुत ही बेटर अंदाज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको यह लेक्चर देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से नहीं आने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न बेटा, पहला प्रश्न, शिक्षा के अभिकरण से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के अभिकरण, बेसिकली आप देखेंगे तो शिक्षा के 2 अभिकरण सामने आते हैं। एक होता है आपका औपचारिक अभिकरण और एक होता है अनौपचारिक अभिकरण, ठीक है। और एक आजकल नया ट्रेंडिंग है नौपचारिक अभिकरण। तो ये कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं ये जो अभिकरण है ये शिक्षा के साधन कह सकते हैं। यानी औपचारिक में क्या होता है कि स्कूल कॉलेज में आप जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। अनौपचारिक साधनों में क्या होता है कि आप जब से जन्म लेते हैं और जब तक मृत्यु हो नहीं जाती तब तक कुछ ना कुछ आप अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से, अपने क्रीड़ा समूह से या अपने इन्वायरमेंट से सीखते ही रहते हैं। और मनुष्य जो होता है हमेशा सीखता ही रहता है। तो एक ऐसा अधिगम होता है, अधिगम माने सीखना, लर्निंग। तो मनुष्य जो होता है हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहता है अपने क्रियाकलापों से, अपनी गतिविधियों से, और अपने उम्र के साथ साथ उसमें तजुर्बा भी बढ़ता जाता है। तो ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा हो सकती है, या शिक्षा के अभिकरण में और भी तमाम सारे साधन हो सकते हैं। मैंने इसको कई दूसरे हिसाब से आपको कैटेगराइज करने का प्रयास किया है। अब उनको एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपका है एजुकेशनल मतलब एजेंसी, यानी शिक्षा के अभिकरण। कौन कौन से एजेंसीज हैं शिक्षा के? देखिए, सबसे पहला इसका परिचय समझते हैं है क्या वास्तव में, ठीक है। परिचय समझने का प्रयास करें बाबू। देखिए, परिचय, इंट्रोडक्शन। शिक्षा समाज का क्या है? एक दर्पण होता है, एक शीशा होता है जिसके माध्यम से हम समाज को अच्छा कर सकते हैं, या शिक्षा के द्वारा ही समाज को बदला जा सकता है। इसके विकास के लिए कुछ विशेष साधनों और संस्थाओं की आवश्यकता होती। किसको? खास करके किसके विकास के लिए? शिक्षा के विकास के लिए कुछ विशेष साधनों की जरूरत होती है और कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं की जरूरत होती है जिससे हम क्या कर सकें? शिक्षा का विकास कर सकें। इन्हीं साधनों को, किन साधनों को? ऐसे साधन जो कि शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है, शिक्षा के विकास के लिए जिम्मेदार है, बेसिकली शिक्षा के विकास करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं संस्थाओं, इन्हीं साधनों और इन्हीं माध्यमों को शिक्षा के अभिकरण यानी एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के अभिकरण, शिक्षा की एजेंसियां कही जाती हैं बेसिकली। तो शिक्षा के अभिकरण में वो सभी एक प्रकार साधन आ जाते हैं, वो सभी संस्थाएं आ जाती हैं, वो सभी माध्यम आ जाते हैं जिससे शिक्षा का विकास होता है या शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यही शिक्षा के अभिकरण होते हैं। ऐसे माध्यम, ऐसे साधन, ऐसे संस्थाएं जिससे शिक्षा का विकास हो, शिक्षा डेवलप हो, उसको हम शिक्षा के माध्यम कह सकते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें बाबू इसी को, इसकी परिभाषा को, तो लिखिएगा, शिक्षा के अभिकरण वे साधन हैं जिनके माध्यम से ज्ञान, मूल्य और संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। शिक्षा वह माध्यम है, या शिक्षा के साधन वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? हस्तांतरित होता है। खास करके संस्कृतियों के बारे में कहा जाता है
कि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, तो इस तरीके से इसका जो हस्तांतरण होता है, चाहे कल्चर का हो, चाहे सभ्यताओं का हो, चाहे नियमों कायदों का और रीति रिवाज का, कल्चर में सब आ जाते हैं बेसिकली। तो उन सभी का जो हस्तांतरण होता है वो शिक्षा रूपी माध्यम से होता है। अगर शिक्षित समाज होगा तो अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में हैंडओवर करेगा, उनके बच्चे अपने बच्चों में करेंगे। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी और संस्कृतियां बची रहती हैं, भाषा बची रहती है, सभ्यताएं बची रहती हैं। क्लियर? तो शिक्षा ही वही माध्यम है। उदाहरण के रूप में अगर समझें, परिवार, विद्यालय, मीडिया, मित्र समूह, धार्मिक संस्थाएं, ये सब शिक्षा के प्रमुख अभिकरण हैं, शिक्षा के साधन हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ये सब शिक्षा के अभिकरण हैं जो कि शिक्षा में जो है इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। चाहे परिवार की बात करें, चाहे विद्यालय की बात करें, चाहे मीडिया, चाहे मित्र समूह की बात करें, या धार्मिक संस्थाओं की बात करें, सब शिक्षा को बढ़ाने में, शिक्षा के विकास के लिए जो है जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये रहा शिक्षा के अभिकरण को लेकर के। शिक्षा के अभिकरण के कई प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज की अगर बात की जाए तो मैंने इसको कुछ अलग टाइप से कैटेगराइज किया आपके लिए। जैसे एक होता है प्राथमिक अभिकरण, प्राथमिक यानी प्राइमरी एजेंसी, जैसे कि परिवार। बच्चा जब पैदा होता है तो अपने परिवार से सीखना प्रारंभ करता है, वो किसी विद्यालय में नहीं जाता है। उसके घर की जो पहली मतलब उसकी जो माता होती है बच्चे की, वो पहली शिक्षिका होती है। इसीलिए शिक्षा शास्त्र में कहा जाता है माताएं पहली शिक्षिका होती हैं। और इसीलिए एक प्रकार से परिवार जो है एक प्राथमिक संस्था है, प्राथमिक एजेंसी है, प्राइमरी एजेंसी है किसकी, शिक्षा की। इसके अलावा आस पड़ोस जो होते हैं वो एक प्रकार से भी, उनसे भी बच्चा सीखता रहता है कुछ ना कुछ, चाहे वो अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो। देखिए, अगर पड़ोसी आपके अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर पड़ोसी एकदम से बेकार मिल गए तो पूरा विनाश आपका भी निश्चित है। कैसे? महिमा समुद्र की घटी जो रावण बसा पड़ोस, यानी कि रावण जैसे एक प्रकार से विद्वान तो था लेकिन अहंकारी था, महिमा समुद्र की घट गई कि समुद्र पर भी पुल बांध दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो है सेना, मतलब की जो सेना के बंदर थे उनके द्वारा, खास करके नल नील, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई जिन जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं, वो पत्थर भी तैरने लगते हैं जब राम नाम उस पर लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि अगर पड़ोसी आपको अच्छा मिलेगा तो पड़ोसी से आपको सीख मिलती है, पड़ोसी से आप जानते हैं, सीखते हैं। ये हो गया प्राथमिक अभिकरण शिक्षा के। तीसरा होता है मित्र समूह, आप बच्चों के साथ खेलने कूदने आते हो, तो ये सब एक प्रकार से जो पीयर ग्रुप होता है, इसमें भी आप सीखते रहते हैं, अनुभव के द्वारा खेल खेल में तमाम सारी चीजें जानते हैं। ये वे संस्थाएं होती हैं जो बच्चे को जन्म से ही शिक्षा देने का कार्य करती है, इसलिए इनको प्राथमिक एजेंसी या प्राथमिक अभिकरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है माध्यमिक अभिकरण, यानी कि सेकेंडरी एजेंसीज। सेकेंडरी एजेंसीज की अगर बात की जाए, सेकेंडरी जैसे विद्यालय, अब बच्चा जब पास पड़ोस यहाँ सीख लेता है तो जब 4-5 साल का हो जाता है तो उसको विद्यालय भेजा जाता है पढ़ने के लिए। तो वो विद्यालय में आता है, स्कूल्स में। स्कूल के बाद में जब और बड़ा होता है तो वो कॉलेज जाता है और विश्वविद्यालय में जाता है, पढ़ता है, और वहां से भी वो शिक्षा को सीखता है। तो ये भी शिक्षा के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर जब और बड़ा हो जाता है तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता है, पुस्तकालय में जाता है, और बड़ा हो जाता है तब वो पुस्तकालय को तमाम पढ़ करके उसी पुस्तक में लिखी बातों का क्या करता है, प्रैक्टिकल करता है। वो प्रयोगशालाओं में जाता है और रिसर्च करने से शुरू कर देता है। इस तरीके से ये तमाम प्रकार के ये शिक्षा के माध्यमिक अभिकरण हैं। बेसिकली शिक्षा के औपचारिक अभिकरण में ये आता है, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण में जो ऊपर मैंने बताया वो अभी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ सब चीजें, यहाँ व्यवस्थित रूप से शिक्षा प्राप्त होती है, इसीलिए इसको औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये सब जो है आपका यही होता है। नॉन फॉर्मल, ये फॉर्मल एजुकेशन है जिसमें 1 घंटा डिसाइड होता है, सिलेबस डिसाइड होता है, टीचर कौन पढ़ाएगा पता होता है, किस स्थान में पढ़ाया जाएगा वो सब पता होता है पहले से। लेकिन उसमें कीड़ा समूह में, इसमें सब में क्या होता है, वैसे ही क्लियर नहीं होता कोई चीज, कितना घंटा पढ़ना, जब चाहो तभी सीखो। अब देखिए यहीं पर अनौपचारिक अभिकरण मैंने लिख रखा था कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अनौपचारिक अभिकरण, इनफॉर्मल एजेंसीज, जैसे आप अखबार पढ़ करके कुछ सीख लें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ करके सीखें, तो ये शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण है। अनौपचारिक माने क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि इसका कोई, आप जब चाहें तब अखबार पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, आज का पढ़ें 10 दिन बाद का पढ़ें, लेकिन जब आप फॉर्मल चीजों होते तो एक सिस्टम से पढ़ते हैं, एक डिसाइड घंटा की 1 घंटे में पढ़ना है आपको, इतना सिलेबस है, 1 साल तक पढ़ना है इसको, ठीक है। इसमें क्या है, जब चाहो तब अखबार पढ़ो, जब चाहो तब रेडियो देखो, टेलीविजन देखो, इससे जो सीख मिलती है, सोशल मीडिया, धार्मिक प्रवचन
आप जब चाहे तब इसको सुने, जब चाहे तब, कोई इसका नियम कायदा उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं होता, ना उतना ज्यादा एक प्रकार से जटिल होता है। ये संस्थाएं बिना औपचारिक नियमों के भी शिक्षा प्रदान करती हैं और व्यक्ति इससे शिक्षित होता रहता है। ठीक है, अगली बात, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अभिकरण केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि मूल्य, संस्कृति और समाज उपयोगी दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। लोगों में समाज के लिए उपयोगी दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं। ठीक है, शिक्षा ज्ञान के द्वारा, मतलब शिक्षा क्या करते हैं, शिक्षा के अभिकरण जो होते हैं केवल ज्ञान ही नहीं देते, यानी ज्ञान तो देते ही, साथ ही साथ में मूल्य डिसाइड करते हैं। मूल्य क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये मूल्य डिसाइड करते हैं। कल्चर आपका कैसा होगा, समाज उपयोगी जो तमाम प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं जो सोशल यूज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी एक प्रकार शिक्षा के द्वारा हम जान पाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा के अभिकरण व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण यानी चौतरफा विकास में सहायता करते हैं। आप ऐसे आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इत्मीनान से आपका ये पहला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का समाप्त हुआ। चाहे दीर्घ उत्तरीय में पूछे, चाहे लघु उत्तरीय में, चाहे अति लघु उत्तरीय में, कैसे पूछे आप अपने हिसाब से जब चीजों को समझ जाएंगे तो आप लिखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे साथ जुड़ सकते। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए दूसरा प्रश्न आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है बाबू, प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षा क्या है, प्राथमिक शिक्षा की कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। ये तीन क्वेश्चन यहाँ से आते लघु उत्तरीय बनेगा इस क्वेश्चन से। पहला कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, पहला आते लघु उत्तरीय क्वेश्चन 50 शब्दों वाला। दूसरा प्राथमिक शिक्षा की कौन कौन सी समस्याएं हैं, दूसरा लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा उनका समाधान कैसे किया जाए, ये आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन बन सकता है। यानी इस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर तीन क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैं एक ही समझाऊंगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सब तैयार हो रहा है। ये ऐसे प्रश्नों को मैंने उठाया है जहां से परीक्षा में प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन, ये प्रश्न हमेशा आता ही आता है, एकदम से मोहर लगा लो कि आएगा ही, ये क्वेश्चन आएगा। माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, इन सभी से क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है। अच्छा, ये पूरा का पूरा आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, कम से कम 15-16 क्वेश्चन की श्रृंखला है ऐसे इंपॉर्टेंट, और भी ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ऐसे प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 सब आएगा। तो उन सभी से जुड़ने के लिए आप तुरंत एसएमएस कीजिए, क्योंकि समय आपके पास कम बचा हुआ है। आप 2 प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट हमारे अगर देख लेते हैं, पीडीएफ पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें पिछले 3-4 सालों के जो पेपर है विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए, उनके हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, और यही सब क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आना, पूरा सिलेबस 8 इकाइयों से बनने वाली इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो। ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में तो अपना सेमेस्टर लिख करके भेज दीजिएगा कि गुरुजी हम इस सेमेस्टर में हैं, हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब कि आप किस कॉलेज में पढ़ते, तो उस कॉलेज, कोई हर कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय से कनेक्ट होता है, बता दीजिएगा अपने विषय। जैसे आपका विषय एक विषय नहीं होगी, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर, या 2 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, 4 या 5 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग विश्वविद्यालय में। सभी के लिए पूरी व्यवस्था, यानी कि मेजर माइनर को करिकुलर पूरा पढ़ाया जाएगा, मात्र 100 रुपए फीस में। किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं। फीस कैसे जमा करनी है, आइए उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आपके पास करना क्या है, आप जैसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे 100 रुपए फीस कैसे जमा करेंगे, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो, आप ये फीस खुद भी जमा कर सकते हो। जैसे कि आपके घर में कोई चलाता हो ऑनलाइन माध्यम यूज करने वाला, तो उससे आप फीस, जैसे आप समोसा खाते चौराहे पर जाकर के पेमेंट करते हैं स्कैन करके, सेम ऐसे ही स्कैनर होता है, उसी पर आपको फीस जमा कर देनी होती है। कोई इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं होता, ना कोई बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। बस आप जैसे कोई आपके घर में चलाता है ऑनलाइन माध्यम, आपको भैया स्कैन कर दीजिए, स्कैन करके तुरंत भेज देगा पैसा, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, तुरंत व्हाट्सएप पर आपको जोड़ दिया जाएगा। लाइव क्लास की ग्रुप व्हाट्सएप जो है ग्रुप है, उसी में आपको जोड़ा जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, मात्र और मात्र 100 रुपए में आपके लिए सारी व्यवस्थाएं सब कुछ कर दी गई, केवल और केवल 100 रुपए फीस में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की व्यवस्था कर दी गई मात्र 100 रुपए फीस में। सभी बच्चों को जुड़ जाना चाहिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बिहार के सारे विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के अधिकतर सारे विश्वविद्यालय, ठीक है, सारे विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान के सारे विश्वविद्यालय और उत्तराखंड के सारे विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं।
ये बात आप ध्यान रखिए। खास करके राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे प्यारे बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी आपका। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आपका चौधरी सिंह मेरठ हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या इसके अलावा और तमाम प्रकार के जितने विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, बाकी बिहार के सारे, राजस्थान के, उत्तराखंड के, ठीक है, जहां पर भी एमपी है, जहां पर भी हिंदी समझी आती है, उन सभी में सारे सब्जेक्ट की तैयारी होती रहती है। तो आप तुरंत जुड़ जाइए मात्र 100 रुपए फीस में। ये 100 रुपए फीस आप किसी से भी जमा करवा सकते, ध्यान रहे। चलिए दूसरा क्वेश्चन सब आप देखिएगा। ये सब पीडीएफ जब आप मिल जाएगा, एक बार आप वीडियोस देखेंगे इन प्रश्नों को और एक बार आप जो पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, ना कहीं से आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो प्राथमिक शिक्षा क्या है, प्राथमिक शिक्षा की कौन कौन समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए, आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक शिक्षा है क्या? देखिए, प्राथमिक शिक्षा यानी जिसको आप प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, यह शिक्षा है जो बच्चे खास करके 6 साल से लेकर के 14 साल के जो तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक प्रकार से होता है। 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है, इसी को प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। और इससे पहले यानी 6 साल से पहले वाली शिक्षा को प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। छोटे बच्चों को नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी जो होता है वो पूर्व प्राथमिक है। प्राथमिक 1, 2, 3, 4 1 से शुरू होती प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 का ए जो कहता है, अनुच्छेद 21 का ए क्या कहता है बाबू? अनुच्छेद 21 का जो ए है मौलिक अधिकार है, इसके अनुसार अब क्या कर दिया, शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार हो गया है। यह शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। हर एक माता पिता का कर्तव्य भी है, मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा को लेकर के कहा गया है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो एक प्रकार से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है उनमें दाखिला लेकर के पढ़वाएं। वैसे हर एक राज्य के द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं करी जाती हैं। निःशुल्क शिक्षा की कक्षा 5 तक आप देखते, कक्षा 8 तक भी होता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा, ये मौलिक अधिकार, हर बच्चे का पढ़ने का अधिकार। माता पिता रोकता है कि आपको नहीं पढ़ना, तब भी आपको अधिकार है पढ़ना, आपका मौलिक अधिकार। आप अपने पिताजी के खिलाफ भी कह सकते कि भाई मैं पढ़ूंगा, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये आपको संविधान हक देता है किसी व्यक्ति को, चाहे उसके पिताजी नहीं कह रहे हो कि पढ़ना है तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी कि भाई आप स्कूल में दाखिला लें, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं क्या क्या? तो प्राथमिक शिक्षा क्या है समझ गए? कक्षा 1 से लेकर के 5 तक या 8 तक की शिक्षा या 5 तक की शिक्षा, बेसिकली 1 से लेकर के 5 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कही जाती है। तो प्राथमिक शिक्षा की बात की तो इसमें कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि पहली समस्या सुविधाओं की कमी है, लेक ऑफ फैसिलिटीज। कई विद्यालयों में भवन अभी नहीं बना हुआ है, आजकल तो ऐसे सब विद्यालयों में बढ़िया तरीके से सरकारी स्कूल बन चुका है। पुस्तकालय अभी भी कुछ कमियां हैं कि लाइब्रेरी नहीं, छोटे स्कूलों में गांव वगैरह की किताब वगैरह मिल जाए। प्रयोगशालाएं नहीं, गांव के स्कूलों में प्रयोगशालाएं नहीं, किसी भी स्कूल में नहीं। और मॉन्टेसरी जो बड़े बड़े खोल लिए हैं उसमें प्रयोगशाला नहीं आपको दिखेगी, ठीक है। ऐसी सुविधाएं आपको नहीं दिखेंगी। केवल एक किताब का दाम कितना हो जाएगा? 700 रुपया, 800 रुपया। छोटे छोटे बच्चों की किताब आप लेने जाइएगा, जो किताब हम लोग 20 रुपए की, 25 रुपए की खरीदते थे, आज उस किताब का दाम कितना रखा गया बेटा? 700 रुपए की किताब आती है, 200 रुपए की, 500 रुपया, 600 रुपया। इतनी महंगी किताबें हो चुकी है, खास करके किसकी? कक्षा 4, 5 वालों की इतनी महंगी किताबें हो चुकी है। तो ये सब चीजें। दूसरी कमी क्या है? शिक्षकों की कमी है, ठीक है। शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, यानी प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षकों की कमी है। ऐसे शिक्षक नहीं है अभी भारत में कि जो कि एक प्रकार से एकदम से डट करके पढ़ाएं और मेहनत से पढ़ाएं। अब थोड़ा बहुत शिक्षकों की जो है चीजें हो रही हैं। अभी देखिए फिर से नियम आ गया कि जिनकी नौकरी 5 साल बची हुई है, 5 साल से अधिक बची हुई है, वो एक प्रकार से फिर से टेट की परीक्षा पास करे, उसके बाद में फिर वो जो है ज्वाइन करे, ठीक है। फिर उसके बाद में ज्वाइनिंग होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। उच्च ड्रॉप आउट दर यानी हाई ड्रॉप रेट, आर्थिक कारणों से बच्चे जो होते हैं पढ़ाई छोड़ करके मजदूरी करने लगते हैं। आप देखते हैं गांव वगैरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं और बच्चे भी धीरे धीरे करके मजदूरी में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, ठीक है। जो प्राइमरी पाठशाला होती है उसमें बच्चे जो पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा एक प्रकार से लोग नाम कटवा करके निकल जाते हैं। गुणवत्ता की कमी है, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाते नहीं कि बच्चे जो है एकदम से जी जान लगा करके पढ़ें, वैसे क्वालिटी इसको बढ़ाना चाहिए।
केवल प्रमाण पत्र मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान और कौशल का अभाव यहाँ पर होता है। नहीं, ज्ञान तो मतलब किताबी आपने ज्ञान दे दिया, का चैप्टर पढ़ा दिया, लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करवाएं, इसको को करिकुलर एक्टिविटीज करवाएं बच्चों में प्राइमरी पाठशालाओं में, जिससे बच्चे एकदम से कुछ अलग करें। और आजकल कुछ प्राइमरी स्कूलों का नमूना आपने देखा होगा। ये समस्याएं बेटा, इसका समाधान कैसे करेंगे? समाधान करने के लिए आपको देखिए, पहली बात, विद्यालय में पर्याप्त भवन का निर्माण करवाएं, पुस्तकालय में लाइब्रेरी बनवाएं और तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाएं प्रैक्टिकल वगैरह करवाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात हमको क्या करनी चाहिए? प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों की नियुक्ति करें। ऐसे शिक्षक जो मोटिवेटर हो, जो बच्चों को मोटिवेट करें किसी दिशा में जाने के लिए, साथ ही साथ में वो ट्रेनिंग से युक्त हो, यानी प्रशिक्षित हो, जिनको बच्चों के हाव भाव समझने में जो जानता हो, जो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ हो, ऐसे टीचर की नियुक्ति की जाए। वह टीचर बच्चे के हाव भाव को समझेगा, बच्चा क्या चाहता है, बच्चे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको समझ करके उस बच्चे को सही गाइडलाइन देगा, सही मोटिवेशन देगा। तो एक ऐसे शिक्षकों की जरूरत है। तीसरी बात है, समाधान हो सकता है बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील जैसी योजनाओं का विस्तार किया जाए, यानी जो बच्चों को भोजन व्यवस्था करवाई जाती है, उस भोजन में और थोड़ा सा बढ़िया भोजन की व्यवस्था और कर दी जाए। ठीक है, इससे भी बच्चे पढ़ने में के लिए उत्सुक होंगे। गरीब बच्चे जिनके यहाँ पर मान लेते भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है, वो बच्चे जब स्कूल में भोजन पाएंगे तो भोजन के लालच से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। शिक्षा को जीवन उपयोगी और रोजगार मुखी बनाने के लिए भी आप देखते हैं कि ये जरूरी है। शिक्षा को ऐसे शिक्षा दी जाए जिससे वो आने वाले समय में कुछ स्किल डेवलप कर पाए, रोजगार हो पाए और जीवन में उनके उपयोगिता बढ़ पाए शिक्षा की। इसके अलावा अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना। अभिभावक यानी कि जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको बताना कि भाई बच्चों को पढ़ाओगे तो इसका ये लाभ होगा, इस तरीके से जागरूकता फैलाने का काम भी करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी बैकबोन होती है। अगर वो डैमेज हो गई तो पूरा आपका शरीर डैमेज हो जाता है। यदि यह मजबूत होगी तो आगे की शिक्षा और समाज दोनों ही विकसित होंगे। अगर ये लेख खा जाएगी, इसमें थोड़ी सी घटोतरी या कमी आएगी तो फिर पूरा शरीर का ढांचा जो होगा वो ढह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षा का जो आधार है उसको तैयार किया जाए अच्छे तरीके से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो दो क्वेश्चन आपके, दो टॉपिक अपने आप में है, ये दो चैप्टर आपके समाप्त हो गए, ऐसे समझिए। तो इस तरीके से जब मैं ये ऐसे डिस्कस करूंगा तो आपका क्या होगा कि एक ही वीडियो में आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाएंगे एक प्रैक्टिस सेट में, फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें भी संपूर्ण सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका सिलेबस 2-3-4 बार ऐसे कवर हो जाएगा और आपको कहीं से कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो जो बच्चे परेशान है चैप्टर वाइज, उनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये एक एक चैप्टर को आप एक एक बार में समझ रहे हो, आप एक ही साथ तमाम चीजों को जान पा रहे हो। सबसे बड़ी बात होती यही, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ोगे बेटा तो केवल एक ही चैप्टर में 10-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन एक मॉडल पेपर अगर आप मेरा देखोगे तो उससे आपका 60% 70% एक ही मॉडल पेपर से फंस सकता है। इस उम्मीद के साथ इसको पढ़ें। तीसरा प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? सेकेंडरी एजुकेशन यानी माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए। अब माध्यमिक शिक्षा जो होती है प्राथमिक शिक्षा के बाद आती है। पहली शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, फिर प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा और फिर उसके बाद में उच्च शिक्षा आती है। माध्यमिक शिक्षा की अगर बात की जाए बेटा, तो माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन का स्तर जो होता है 14 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा उनको दी जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह शिक्षा विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करती है और उच्च शिक्षा के लिए उनका आधार प्रदान करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की अगर बात की है, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो पहला है उसका अधिक बोझ यानी कि ओवर डिनाइड करिकुलम, यानी कि ये अधिक बोझ होते हैं, बहुत अधिक विषय हो जाते हैं माध्यमिक शिक्षा में, क्या हो जाते हैं, बहुत अधिक बोझ हो जाते हैं। साथ ही साथ में पाठ्यक्रम विद्यार्थियों पर दबाव डालते हैं, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और तमाम सब प्रकार की पुस्तकें होती हैं जिससे बच्चों पर दबाव बन जाता है और बच्चे एक प्रकार से अच्छे तरीके से चीजें उसको संभाल नहीं पाते। तो यानी कि बच्चों के हिसाब से सिलेबस और सब्जेक्ट की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनकी जरूरत हो, बिना मतलब के चीजें नहीं बतानी चाहिए। दूसरी समस्या क्या आती है, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव है, लेक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आजकल आप देखते हैं बीए में एक वोकेशनल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। वोकेशनल सब्जेक्ट में से कृषि उद्योग होगा, डेयरी फार्मिंग हो गया, या ऐसे तमाम प्रकार कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं जो भविष्य में आपके लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, चले
व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, लेक ऑफ एजुकेशन की अगर बात की, वोकेशनल एजुकेशन जो है, व्यवसायिक शिक्षा अभी तक नहीं दी जाती थी, लेकिन आप बीए में वोकेशनल सब्जेक्ट हो गया है। वोकेशनल के साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर को करिकुलर सब्जेक्ट भी करवाया जा रहा है अब, क्योंकि यही चीज को, इसी कमी को खत्म करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। शुरुआती बच्चों से ही वोकेशनल और ऐसे सब्जेक्ट को उनको तैयार किया जाएगा जिससे वो आने वाले समय में एक रोजगार वगैरह अपने आप ग्रहण कर सके। केवल परीक्षा उन्मुख शिक्षा की दी जाती थी अभी तक, जीवन उपयोगी ज्ञान कम होता था, ठीक है, लेकिन अब इसकी व्यवस्था की जा रही है, यानी कि ये एक कमी थी माध्यमिक शिक्षा की। बस केवल क्या होता था भाई, बस केवल सिलेबस होता था, सिलेबस पास एग्जाम देने के लिए बच्चे पढ़ते थे और एग्जाम में पास होने के लिए वो पढ़ने के बाद में पास हो जाते थे, कोई मतलब नहीं था उसका। अगला है आपका समस्या है माध्यमिक शिक्षा की, अनुशासन की समस्या है, ठीक है, इनडिसिप्लिन, यानी किशोर अवस्था की चुनौतियों के कारण से अनुशासन भंग हो जाता है। तो किशोर अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता की नहीं सुनते तो टीचर की कैसे सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं पे अनुशासन भी यहाँ पर खूब होता, अनुशासनहीनता हो जाती है, अनुशासन एकदम से खत्म सा हो जाता है। चौथा आपका है तकनीकी साधनों की कमी है, लेक ऑफ टेक्नोलॉजी। आधुनिक युग में भी कई विद्यालयों में कंप्यूटर, प्रयोगशालाएं और इंटरनेट उपलब्ध आज भी नहीं है, लेकिन आजकल की कक्षाओं में आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके स्मार्ट बोर्ड वगैरह, इंटरनेट, वाईफाई की व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। इन सभी को करके हम इसका समाधान कर सकते हैं। ये सब समस्याएं बेटा, आइए समाधान को लिखते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए तो आप इन समस्याओं को लिख सकते हैं, क्योंकि सभी विश्वविद्यालय में, सभी विद्यालयों में अभी थोड़ी पहुंचा है सब चीजें। समाधान, समाधान इसका सॉल्यूशन यह है कि पाठ्यक्रम को सरल बनाया जाए, व्यवहारिक और जीवन उपयोगी जो है पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। दूसरी बात है माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक विषयों को यानी वोकेशनल विषयों को शामिल किया जाए, जो कि नई शिक्षा नीति के द्वारा किया गया। इसके साथ ही साथ में विद्यार्थियों को खेल कला और नैतिक शिक्षा से जोड़ करके शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो एक जीवन उपयोगी शिक्षा को ग्रहण कर पाए। साथ ही साथ में विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, ई लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी और तकनीकी संसाधनों का विकास भी अब करने की बहुत जरूरत हो चुकी है। आप देखिए नेपाल में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए। नेपाल की अभी हाल की घटना है, नेपाल में इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ बंद कर दिया गया। अब जब नेपाल में चीजें बंद हो गई, उसके बाद में हुआ क्या, आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा माहौल गर्मा चुका है। उनके जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से सब भाग गए, सब कहां कहां निकले कुछ पता ही नहीं किसी का। उसको फूंक दिया गया, जो उनका जो भवन बना था संसद भवन टाइप का, उसको जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का दौर में इतना ज्यादा युवा एकदम से है कि वो युवा कुछ भी कर सकता है। आप देख रहे हो किस तरीके से चीजें हो रही। नेपाल में भी एक छोटा सा देश, एक ऐसा देश जहां पर एक प्रकार से सोशल मीडिया को बैन किया गया और उसका एक ज्वलंत मुद्दा देखिए कि पूरा जला दिया गया, आग लगा दी गई, ऐसी चीजें। तो ये एक प्रकार से दिखाता है कि कहीं ना कहीं पे आज का युग किस तरीके से बदल रहा है और आज के युग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब भारत जैसे देश एक प्रकार से आप देखेंगे कि किस तरीके से, तो भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन आए और ना करे सोशल मीडिया, मतलब ऐसा, चूंकि देखिए इसको नेपाल की सरकार ने उसको अच्छे तरीके से नहीं व्यवस्थित कर पाई होंगी, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, उनको पहले से बताना चाहिए था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान, इस पर रिसर्च मैंने नहीं की है, बहरहाल चर्चा करते अपनी क्लास पर। लेकिन आजकल इंटरनेट जो है वो हर एक क्षेत्र में हावी है। अब ऐसे में जब सोशल मीडिया बंद हो गया, काफी लोगों का रोजगार चला जाएगा, यूट्यूबर्स वगैरह जितने भी हैं उनका सब खत्म हो जाएगा मामला, वो बेचारे फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा किसी किसी को। जैसे आप देखते हैं अभी जो है सट्टा गेमिंग वाला बंद हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उससे भी बहुत सारे कंपनियों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, खास करके बीसीसीआई का नुकसान हुआ होगा। बीसीसीआई से जैसे उस पर लिखा नहीं रहता था ड्रीम 11, बड़ा बड़ा ऐसे टी शर्ट पे जब रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हैं, यहीं पे लिखा है ड्रीम 11 इंडिया, नीचे ड्रीम 11 बड़ा बड़ा ऊपर लिखा रहता था साफ। अब ड्रीम 11 काहे पैसा लगाएगा इंडिया की बीसीसीआई पर, क्योंकि सट्टा गेमिंग खत्म, भारत देश पैसा इतना, भारत देश से ही पैसा मिलता था ज्यादा, इतना फाइन फॉलोइंग थी भारत देश में ही, लोग सत्यार बैठे रहते थे, ऐसे 19 रुपया लगाओ 49 पावत रहे, तो 49 लगे 49 लौट आवा, जितना लौट बड़े खुश होते कि हमारा तो लौट आवा पैसा। अरे मूर्ख बना रहे हैं आपको। करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति जीतता है, उसी के चक्कर में पड़े हो, करोड़पति बन जाए, कुछ नहीं होगा। आपका सबसे ज्यादा आपका 49 रुपए नहीं जा रहा है, आपका पूरी जवानी जा रही, पूरा आपका जितना भी करियर है, जितने समय में आपने ऐसे उस पे सट्टेबाजी में ऐसे करते उंगली घिसा दे मोबाइल पे, उतने देर में आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते थे, बहुत कुछ काम कर सकते थे, लेकिन आपकी एक प्रकार से नस्ल खराब हो जाएगी पूरी तरह से, गेमिंग सट्टाबाजी में लगे रहेंगे, इसीलिए इसको बैन किया गया है, बहुत जरूरी है। बहरहाल अगर
देखिए यूट्यूब वगैरह क्या है कि यूट्यूब से शिक्षा का माध्यम है, आजकल यूट्यूब के माध्यम से भारत में शिक्षा के लिए यूट्यूब बहुत उपयोगी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा समाज में सक्षम नागरिक तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दूसरी बात, यदि इसकी समस्याओं का समाधान हो जाए तो भारत की युवा पीढ़ी ज्ञानवान और कुशल बन सकती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, हेडिंग लिएगा प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रावधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, सब जगह पे आप देखेंगे इसको जो है व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान की अगर बात करें बाबू, तो भारत का संविधान न केवल राजनीतिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है बल्कि शिक्षा को भी मौलिक अधिकार और दायित्व के रूप में मान्यता देता है। दायित्व माने कि राज्य का यह दायित्व होगा, कर्तव्य होगा कि वह बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, और प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा उसको लेने से 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लेने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। ये मौलिक अधिकार आपको देता है। अगर कोई रोकता है, सरकार रोकती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं उसके खिलाफ, ये सुविधा आपको मिलती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप जो है जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मौलिक अधिकार ये आपके अधिकार है। ठीक है, लेकिन जब अधिकार आपको मिलते हैं तो कुछ दायित्व भी आपको दिए जाते हैं, मौलिक कर्तव्य भी आपके हैं। मौलिक कर्तव्य में प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य यही शामिल किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का में। तो ये चीजें हैं, शिक्षा को समाज में समानता और विकास का आधार माना गया, संविधान के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया। संविधान में शिक्षा संबंधित कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 21 की अगर बात करें बाबू, अनुच्छेद 21 के ए में क्या व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 21 का ए जो है 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है, और ये बच्चों का मौलिक अधिकार है कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल है। ये राज्य का यानी कि देश का एक कर्तव्य है कि वह 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करे ताकि बच्चे पढ़ पाए। ठीक है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का निर्देश जो है ये एक प्रकार संविधान के द्वारा दिया गया कि हर देश का कर्तव्य होगा कि देश व्यवस्था करेगा, राज्य व्यवस्था करेगा बच्चों के लिए, अनुच्छेद 45 कहता है। तीसरी बात, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की शैक्षिक उन्नति पर विशेष बल दिया जाएगा, यानी कि खास करके जो अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, और जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, एससी एसटी की अगर बात की जाए तो इनके लिए शैक्षिक उन्नति पर विशेष बल दिया जाएगा, इनके लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। अनुच्छेद 29-30 क्या कहता है। अनुच्छेद 29-30 जो होता है ये अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अल्पसंख्यक वो व्यक्ति होते हैं जैसे कि हिंदू लोग बहुसंख्यक हैं भारत में, लेकिन ईसाई अल्पसंख्यक हैं, और मुस्लिमों को भी अल्पसंख्यक माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग या फिर और जो धर्म के लोग हैं जिनकी संख्या कम है, उनको अपनी संस्कृति अपनी शिक्षा को बचाने का पूरा मौलिक अधिकार है, अपनी संस्कृति अपनी शिक्षा को बचा सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, जैसे कि मदरसा वगैरह चलता है तो वो चला सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने धर्म की शिक्षा, मतलब अपने भाषा की शिक्षा, अपने संस्कृति की शिक्षा और अपने चीजों की शिक्षा वो उसमें दे सकते हैं। उन शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान भी सरकार देती रहती है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 350 का ए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, जैसे कि मान लेते मातृभाषा मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में शिक्षा देने की बात की गई है। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 350 के एक में कहा गया कि जिस स्थान में स्कूल हो उस स्थान में जो स्थानीय भाषा है वहां की उसमें शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 कहता है भारतीय संविधान का कि राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि नागरिकों को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिलवाने का प्रयास किया जाए। तो इस तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, मौलिक कर्तव्यों में सब कुछ बातें बता दी गई हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान शिक्षा को लेकर के हमेशा से जो है वो
जो है अच्छा रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, प्रश्न का उत्तर में आप लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा, एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा। क्या कि भारतीय संविधान ने शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार बनाया है। दूसरी बात, यदि इन प्रावधानों का सही क्रियान्वयन हो तो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समानता और राष्ट्रीय एकता दोनों को सशक्त किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीजें आपने आसानी से समझी, विस्तार से मैंने आपको बता दिया। आगे देखिएगा पांचवा प्रश्न देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूजीसी कहा जाता है। यूजीसी, यू माने होता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, जी माने होता है ग्रांट्स और सी माने होता है कमीशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हिंदी में यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं, ग्रांट्स को अनुदान कहते हैं और कमीशन को आयोग कहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है, हमको जानना है, इसका संगठन और कार्यों की विवेचना करनी है। ये दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन से, आइए समझते हैं। पहले परिचय समझते हैं यूजीसी का। ये विश्वविद्यालयों की शिक्षा के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी, भारत की एक वैधानिक संस्था है, कानूनी संस्था है, जो विश्वविद्यालय की गुणवत्ता यानी विश्वविद्यालय की जो क्वालिटी है, यूनिवर्सिटी की क्वालिटी में सुधार करता है। यूनिवर्सिटी का विकास करना हुआ उसके लिए जिम्मेदार है। अनुदान की यानी कि रुपया पैसा देना हुआ, कुछ अनुदान देना हुआ तो यूनिवर्सिटी को देता है, यूनिवर्सिटी यानी यूजीसी देता है यूनिवर्सिटी को, इसकी देखरेख करती है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में यूजीसी एक्ट के तहत हुई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संगठन की बात किया तो इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है यूजीसी का। इसके साथ साथ इसमें अगर बात की जाए तो इसमें एक अध्यक्ष होता है यानी कि चेयरमैन एक होता है, इसका उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन भी होता है, सचिव यानी सेक्रेटरी भी होते हैं। यही सब विशेषज्ञ और इसमें और भी तमाम सारे विशेषज्ञ सदस्य जो होते हैं इसमें शामिल होते हैं। यह केंद्रीय सरकार के अधीन काम करता है। किसके सरकार बेटा? केंद्रीय सरकार के अधीन काम करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका कार्य क्या है? पहला कार्य होता है यूजीसी का अनुदान यानी ग्रांट्स देना, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने का काम, यानी पैसा रुपया अगर घट जाता है विश्वविद्यालय में या कुछ कमी आती है महाविद्यालयों को तो ये जो है पैसा देता है विश्वविद्यालयों को। मान्यता यानी कि रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि विश्वविद्यालयों और पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना भी इसी का काम है। विश्वविद्यालय को मान्यता देना हुआ या विश्वविद्यालय का सिलेबस बताना हुआ कि क्या सिलेबस होगा, तो ये सब एक प्रकार से इसको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, गुणवत्ता नियंत्रण यानी क्वालिटी कंट्रोल, शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी इसका एक बढ़िया तरीका होता है। शिक्षा की गुणवत्ता को भी एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है इसके द्वारा। इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे शोध और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान परियोजना को प्रोत्साहित करना जो है कहीं ना कहीं पे ये भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ही कार्य होता है। वो अनुसंधान रिसर्च जो प्रोजेक्ट है उनको प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है। इसके साथ साथ समन्वय करने के लिए भी जाना जाता है यूजीसी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी यूजीसी करता है, क्योंकि यूजीसी के अंतर्गत सारे यूनिवर्सिटी शामिल होते हैं। इसके अलावा नीति का निर्धारण करना, पॉलिसी मेकिंग, अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई नियम कायदे बनाने हुए, संशोधन करने हुए तो भी करता है। उच्च शिक्षा की नीतियों का निर्माण करना ये भी कहीं ना कहीं पे यूजीसी के अंतर्गत ही होता है, यूजीसी के द्वारा ही होता है। अपने नेट की परीक्षा कौन करवाती है? नेट की परीक्षा कौन कर? यूजीसी नेट, यूजीसी आप सुने होंगे। निष्कर्षता, यूजीसी भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने, उसको बढ़ाने वाली सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसको उच्च शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए और उसको बढ़ाने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था जो है यूजीसी ही है। इसके कार्यों के कारण ही विश्वविद्यालयों में शिक्षा का समान मानक यानी स्टैंडर्ड स्थापित हो पाता है और इस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता और क्वालिटी जो है वो हाई लेवल की होती है जब यूजीसी उस पर चूंकि नजर रखती है, यूजीसी के द्वारा उस पर फोकस किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भैया, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के उद्देश्य, कार्य, शिक्षण प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की अगर बात की, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में NIOS कहते हैं, इसी को इग्नू के नाम से जानते हैं, IGNOU, इग्नू भी कह सकते हैं इसको, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। ये पूछा गया कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान के उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। परिचय समझते हैं इसका।
भारत में ऐसे अनेक विद्यार्थी होते हैं जो नियमित रूप से विद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके घर से या तो विश्वविद्यालय दूर है या कॉलेज दूर है, इस वजह से वो डेली क्लास नहीं ले पाते हैं। इन्हें शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटीज खोली गई है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना की गई है। इग्नू और NIOS ये दूरस्थ शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। आप कहीं से भी कभी भी किसी भी जो है उसमें पढ़ करके अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। यह संस्थान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए प्रसिद्ध है। कोई व्यक्ति मान लेते हैं कॉलेज नहीं जाना चाहता है, वो घर से बैठ करके पढ़ना चाहता है, तो ये दे सकता है। इसका उद्देश्य ये है बेटा कि सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। ये कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय पढ़ सकता है, कोई एज बाउंडेशन नहीं। उन छात्रों को शिक्षा देना है जो किसी कारणवश विद्यालय या कॉलेज नहीं जा सके हैं या नहीं जा सकते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ में जीवन के लिए जो उपयोगी और व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इससे पढ़ते हैं। शिक्षा को लचीला ने फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और सबके लिए सुलभ बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काम करते हैं और उनको पढ़ना होता है, तो ऐसे में वो कॉलेज नहीं जा सकते, उनके लिए ऐसे विश्वविद्यालय की व्यवस्था कर दी गई है। हमसे भी बहुत सारे बच्चे कोर्स में जुड़ते हैं, तो इग्नू वाले बच्चे तमाम सारे पढ़ते हैं, गुरुजी हम दूरस्थ शिक्षा वाले पढ़ते, नॉन कॉलेज वाले हैं पढ़ते। सिलेबस लगभग में यही होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कार्य इसका क्या है भैया, ये जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसका क्या कार्य है? पहला कार्य पाठ्यक्रम तैयार करना यानी कि सिलेबस तैयार करता है और परीक्षा आयोजित करवाना। दूसरी बात मतलब प्रमाण पत्र देना, डिप्लोमा डिग्री ये सब भी ये देता है। इसके अलावा नई नई शिक्षण विधियां अपनाना, जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करवाना। रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल देना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक सरकारी बॉडी नहीं हूं, मैं मेरा इंडिविजुअल है, ये मैं खुद अपना पढ़ा रहा हूं, ये प्राइवेट चीजें हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब ऐसे ही दूरस्थ शिक्षा को लेकर के जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो इग्नू वगैरह के हैं वो पढ़ाएंगे, तो वो एक प्रकार से आपके सिलेबस के मतलब आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, गूगल मीट के माध्यम से या किसी के माध्यम से पढ़ा सकते हो। ठीक है, आगे देखिएगा शिक्षण प्रक्रिया क्या है इसकी भैया इग्नू वगैरह की। दूरस्थ शिक्षा ने डिस्टेंस लर्निंग, पहली बात है दूर से शिक्षा दी जाती है, ऑनलाइन कक्षाएं इसमें ली जाती हैं। प्रिंट और डिजिटल अध्ययन सामग्री यानी कि इसमें आपको जो है PDF नोट्स वगैरह देकर के पढ़ाया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम भी आपको यहाँ PCP भी होता, तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ये प्रक्रियाएं होती है, इसके माध्यम से उसको नोट्स, क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ उसको मिलता है। आप वहां पर जाकर के पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ आप कहीं पर भी कहीं से पढ़ सकते हैं चीजों को। वर्तमान में स्थिति क्या है इसकी, इसको समझते। सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके हिसाब से मैं उत्तर तैयार किया हूं आपके लिए। वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ NIOS एंड इग्नू। आज NIOS एंड इग्नू लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ में इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें कोई दो दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है जहां पर लाखों बच्चे पढ़ते हैं। यह संस्थान शिक्षा को सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल और लोकतांत्रिक यानी कि जो है डेमोक्रेटिक बनाने का कार्य करता है। कोई भी कभी भी कैसे भी स्थिति में पढ़ सकता है। ठीक है, इसके लिए कोई लाग लपेट या कोई नियम कायदों की पूरी झंझट की बात नहीं होती है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान आधुनिक युग में शिक्षा का आशा का दीपक है। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते उनके लिए एक प्रकार से ऐसा प्रकाश है जो कि उनके अंधकार रूपी जीवन में उजाला करने के लिए काफी है। इसके अलावा इसने सिद्ध किया है, दूरस्थ शिक्षा ये ओपन यूनिवर्सिटीज ने, कि शिक्षा केवल विद्यालय की चार दीवारी में सीमित नहीं हो सकती है। ठीक है, बल्कि इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो जंगल में बैठ करके पढ़े, चाहे वो पर्वत किसी कोने पर जाकर के पढ़े, वो पढ़ सकता है कहीं से भी किसी भी स्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे भाई दूरस्थ शिक्षा यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में हमने समझा। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं इसलिए मैंने इसको रखा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप NCERT कहते हैं, क्या है? इसके संगठन और कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए। देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात अगर करें, आपको बता दूं कि ये इकाई संख्या 8 में बेसिकली ये सारी संस्थाएं इकाई संख्या 8 में आपका जैसे कि एजुकेशनल पूरी बॉडीज है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में जितनी बॉडी है एजुकेशन की, जैसे कि NCERT, SCERT, डायट, यूनेस्को, MHRD, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, NIOS, न्यूपी मतलब कि न्यूपा,
NCTE, UGC, NAAC यानी नैक, ठीक है, IO मतलब IQAC, AICTE, ये ऐसे तमाम प्रकार के CBSE बोर्ड, नेशनल बोर्ड, ये सारे बोर्ड हैं। इकाई संख्या 8 में सारी चीजें हैं। इकाई संख्या 8 से आपका लगभग में 30 नंबर का क्वेश्चन तय होता है। इसीलिए इकाई संख्या 8 का नोट्स मैंने तैयार कर लिया है। इकाई संख्या 8 को एक दिन में विशेष करके पढ़ा दूंगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि इकाई संख्या 8 आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए नोट्स तैयार कर लिया गया, वो नोट्स भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हर एक यूनिट का नोट्स तैयार किया जा रहा है, हर एक यूनिट का नोट्स आपको मिलेगा। इकाई संख्या 8 का बन चुका है, इकाई संख्या 1 का बन चुका है, अब इकाई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन सभी का नोट्स तैयार हो रहा है। जल्दी वो सब सारे नोट जो होंगे आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, NCERT। NCERT की पुस्तक क्या आती है आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1961 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बाबू? इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या निर्माण और नवाचारों को बढ़ावा देना। यह संस्था विद्यालयी शिक्षा को सुधारने और उनके मानक को ऊंचा करने का काम करते हैं, विद्यालय लेवल पर काम करती है। जैसे कि UGC उच्च लेवल पर काम करती है, ऐसे ही NCERT जो होती है वो विद्यालय स्तर पर काम करती है, स्कूल स्तर पर काम करती है, बहुत जबरदस्त तरीके से। संगठन की बात की है, इसके ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शामिल है, जैसे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि अजमेर में शामिल है, भोपाल में, मैसूर में और भुवनेश्वर उड़ीसा के। इन सभी जगहों पर 4 जगहों पर इसका जो है NCERT के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। इसके अतिरिक्त कई प्रशिक्षण और शोध केंद्र भी कार्यरत हैं, जो कि एक प्रकार से इसमें काम कर रहे हैं। इसमें शिक्षा शास्त्री, शिक्षक, प्रशिक्षक और शोधकर्ता सब मिल करके NCERT में काम करते हैं। यहाँ तक कि पुस्तकों का निर्माण, सिलेबस का निर्माण सब कुछ यहाँ से ही होता है। NCERT की जो पुस्तकें होती हैं वो बड़ी प्रमाणिक मानी जाती है, क्योंकि उसमें एक प्रकार सभी लोग मिल करके उसको सब चेक करके तब बनाते हैं। NCERT का मुख्य कार्य क्या है? पहला काम इसका क्या है? पाठ्यक्रम का निर्माण करना, सिलेबस बनाना, पाठ्यचर्या का निर्माण करना, करिकुलम डेवलपमेंट, विद्यालयों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित पाठ्यचर्या बनाना, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, उसके लिए व्यवस्थित करना। इसके अलावा पाठ्यचर्या ने सिलेबस के अलावा पाठ्य पुस्तक निर्माण यानी कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट। NCERT की पुस्तकों को पूरे भारत में मानक माना जाता है और सही माना जाता है। इन्हीं के आधार पर ही डिसाइड होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कभी भी कोई मुद्दा, प्रश्न उत्तर का मुद्दा फंसता है कभी भी किसी भी जो है सब्जेक्ट में, तो वो NCERT में ही देखा जाता है। NCERT ही सही उसको साबित करती है। ये CBSE समेत अनेक राज्यों में प्रयुक्त होती है। CBSE पैटर्न हो चाहे अनेक राज्य के माध्यमिक बोर्ड हो, सभी में NCERT अब जो है आ चुकी है। तीसरी बात यह है कि शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग देती है। शिक्षकों को नई शिक्षण विधियों के द्वारा, नई तकनीकों के द्वारा और विषय वस्तु से परिचित करवाती है। कौन? NCERT जो होती है एक नए प्रकार का सिलेबस और शिक्षक को एकदम से ट्रेनिंग युक्त करवाती, ताकि वो शिक्षक यानी टीचर जो है वो भी बच्चों को पढ़ाने के योग्य बन सके। अनुसंधान, रिसर्च, शिक्षा से संबंधित नीतियों का और योजनाओं पर गहन शोध का कार्य करता है। कौन? NCERT। और उसके बाद में तब पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। इसीलिए UPSC की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या बोला था कि अगर आपको IAS की तैयारी करनी है, PCS की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप NCERT की बुक्स पढ़ें। कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो NCERT की बुक आती है उनको आप खरीद लें। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और आपका जो है क्या नाम है, जियोग्राफी की, इन 4 सब्जेक्ट की आप NCERT की बुक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पूरा खरीद ले। ज्यादा महंगी नहीं आती है, 29, 40, 45 रुपए की ऐसे आती है एक पुस्तक, उसको खरीद करके आप रख ले और उसको सारे चैप्टर्स को पढ़ डाले। आपका बेस मजबूत होगा और आप चाहे BA पढ़े, MA पढ़े या UGC नेट का पेपर दे या फिर आप UPSC लेवल का पेपर दे, आप सभी के लिए सफिशिएंट होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप क्या करें, आप UGC नेट क्वालिफाई करना है, आपको TGT PGT क्वालिफाई करना है, या आपको UPSC की प्रिपरेशन करनी है, IAS PCS देना है, ठीक है, या आपको किसी GS लेवल में अच्छी तैयारी करनी है, तो आप NCERT की कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की बुक, खास करके इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और जियोग्राफी की पुस्तकों को आप गहन अध्ययन कर ले। आपको कोई माइका लाल पीछे नहीं छोड़ सकता GS में, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा। कोई उसमें सरल सरल भाषा का प्रयोग किया गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नवाचार, NCERT के द्वारा क्या आता है बेटा? नवाचार भी आता है, इनोवेशन, नई शिक्षण तकनीकी और ICT का प्रयोग कर शिक्षा को आधुनिक बनाया जाता है। इसके साथ साथ परामर्श,
एनसीईआरटी जो होती है केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा नीति और योजनाओं पर सलाह देती है कि कौन सी शिक्षा नीति आपको लागू करनी चाहिए या क्या लागू कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी संस्था ही सलाह देती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एनसीईआरटी भारत की विद्यालयी शिक्षा का एक क्या है, एक स्तंभ है जिस पर पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। इसके कारण ही भारतीय शिक्षा प्रणाली समय समय पर नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। ठीक है, यह संस्था शिक्षकों को आधुनिक और जीवन उपयोगी और समाज उपयोगी बनाने में निरंतर अग्रसर है। इस तरीके का सिलेबस, इस तरीके का पाठ्यचर्या तैयार की जा रही है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही जरूरी है। आप सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके लिए पिछले 7 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपको इस क्लास में लग गया होगा, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ऐसे ही लेक्चर आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल रहा होगा, ऐसे ही मिलता रहेगा। ठीक है, परेशान नहीं होना आपको, मात्र यही सब देख करके जाइएगा। ये सब आपके लिए पूरा, आप पीडीएफ तैयार हो गया, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप में कैसे जुड़ना है उसके लिए अभी मैं आगे चल करके इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे। जो बच्चे नहीं जान पाए हैं, 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। और ध्यान रखें, वही बच्चे एसएमएस करें जिनको कोर्स में ज्वाइन होना, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी लिमिट होती है। नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में आप हैं, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में। जैसे आप इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। जैसे ही 100 रुपए आप फीस जमा करेंगे, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। आपके घर में कोई चलाता हो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें आपके जो है तीनों मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। इसमें आपको एमसीक्यूज टाइप के भी मॉडल पेपर मिलेंगे। और आप जैसे आते लघुत्तरे लघुत्तरे दीर्घोत्तरे का तो चल ही रहा है आपका ये, ऐसे ही आपका वन लाइनर का भी मैं करवा दूंगा। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट होगा, सोशियोलॉजी से लेकर के होम साइंस तक सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, सबके नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको मात्र 100 रुपए फीस में। पूरी व्यवस्था के साथ आपको सब कुछ मिलेगा। और सभी यूनिट्स के जो है नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, वो सभी नोट्स आपको मिलेंगे। तो आप जुड़ जाइए मात्र 100 रुपए में व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। और आपके लिए पूरी व्यवस्था सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है। सभी में जो है यही सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। चलिए, 8वां प्रश्न क्या आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां प्रश्न भैया, संस्कृति का क्या अर्थ है। संस्कृति, सांस्कृतिक विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है। कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा की अगर बात करें बेटा, देखिए संस्कृति का अर्थ क्या होता है, मीनिंग एंड कल्चर। संस्कृति शब्द संस्कृत धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है संस्कार करना या परिष्कृत करना। संस्कृति की अगर बात करें तो संस्कृति जो होती है किसी समाज के जीवन, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज यानी भाषा, आर्ट यानी कला, लिटरेचर यानी साहित्य, और नैतिक आदर्श यानी कि जो मोरल आइडियल चीजें होती है, नैतिक आदर्श हो, चाहे भाषा, कला, साहित्य, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य हो, या जीवन से रिलेटेड सारे ऐसे जो वैल्यूज है वो हो, इन सभी को कहीं ना कहीं पे जो है संस्कृति ही कहा जाता है। संस्कृति में सब चीजें शामिल होती हैं। संस्कृति से केवल बाहरी आचार व्यवहार नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतरी गुणों और विचारों की अभिव्यक्ति भी हो जाती है। कल्चर जो होता है आपकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को ही दिखाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। शिक्षा और सांस्कृतिक विकास, रोल ऑफ एजुकेशन इन कल्चरल डेवलपमेंट। सांस्कृतिक विकास, जो कि संस्कृतियां जो होती हैं, संस्कृतियां, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। और जब किसी भी चीज का हस्तांतरण होता है तो उसमें शिक्षा रूपी माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा रूपी माध्यम के ही द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है। अगर शिक्षा ही ना हो तो संस्कृतियों का हस्तांतरण ही ना हो पाए। क्लियर, ध्यान रखिएगा। देखिए, संस्कारों का संरक्षण, मतलब कि प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज। शिक्षा के माध्यम से परंपरागत मूल्य और ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। पहली बात तो पहला ये भाई विशेषता इसकी ये, तब इसका विकास, मतलब कि इसका जो मूल्य है या इसका जो शिक्षा की जो एक प्रकार से वैल्यू है सांस्कृतिक विकास में, उसको मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान यानी रिस्पेक्ट फॉर जो है डाइवर्सिटीज। शिक्षा बच्चों को विभिन्न भाषाओं, धर्मों और परंपराओं का सम्मान करना सिखाती है। साथ ही साथ में शिक्षा के द्वारा रचनात्मकता का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी।
कला, संगीत, साहित्य, नाटक और विज्ञान के माध्यम से शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा को निखारती है, बिल्कुल निखारती है। शिक्षा के द्वारा ही ये सारी चीजें आपकी बाहर आती है। अगर शिक्षित अगर आप नहीं तो कला, संगीत, साहित्य आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। अगला नवाचार और आधुनिकता, इनोवेशन एंड मॉडर्निटी। शिक्षा जो होती है संस्कृति को स्थिर नहीं रहने देती, बल्कि उसमें नए विचारों और तकनीकों का समावेश संस्कृति में करती रहती है और उसको और अच्छा बनाती रहती है, संस्कृति को, कल्चर को और अच्छा बनाती है। इसलिए ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा अगला है राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन। साझा सांस्कृतिक धरोहर के अध्ययन से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत होती है। इस तरीके से संस्कृतियां जो होती हैं एक नेशनल चीजों को एक प्रकार से कहने पे इकट्ठा करती हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए एक अच्छी काम है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति और शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। बिना शिक्षा के संस्कृति और बिना संस्कृति के शिक्षा अधूरे हैं, क्योंकि जहां पर संस्कृति नहीं होगी वहां पर शिक्षा हो सकता है ना ही मिले। शिक्षा के बिना संस्कृति जीवित नहीं रह सकती है और साथ ही साथ में संस्कृति के बिना शिक्षा दिशाहीन हो जाती है। ध्यान रखेंगे, शिक्षा के बिना संस्कृति जो होती है वो नष्ट हो जाएगी और अगर संस्कृति नहीं रहेगी तो संस्कृति के बिना शिक्षा जो होगी उसकी दिशा कभी गलत दिशा में जा सकता है, कभी अच्छी दिशा में। तो संस्कृति जो है डिसाइड करती है कि क्या सही है क्या गलत है, और शिक्षा जो होती है संस्कृति को बताती है कि भाई संस्कृति कैसे एक दूसरे को जानकारी कैसे मिलेगी। अतः शिक्षा का प्रमुख कार्य केवल ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और नैतिकता का निर्माण करना और उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना भी होता है। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जैसे भारत में शिक्षा की वर्तमान समस्याओं की समीक्षा कीजिए। उच्च शिक्षा के स्तर के गिरने के क्या कारण है विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा आपकी बार। देखिए, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की समस्याएं और उच्च शिक्षा का क्या स्तर है, हाई एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन, उसके बारे में परिचय समझे इसका। भाई भारतीय शिक्षा की अगर बात की जाए तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में आजकल तेजी से प्रगति कर रहा है, लेकिन आज भी कई गंभीर समस्याएं ऐसी बनी हुई हैं जिसकी वजह से शिक्षा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, विशेष करके उच्च शिक्षा का स्तर जो है एक गिर गया है। इसके गिरने से एक बड़ी समस्या या एक चुनौती एक प्रकार से आ चुकी है भारतीय उच्च शिक्षा के समक्ष। भारत में शिक्षा की वर्तमान समस्याओं की बात की है तो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स की अगर बात करें बेटा तो गुणवत्ता की कमी है, पुअर क्वालिटी है अपने यहाँ का एजुकेशन। कैसे? शिक्षा का स्तर समान नहीं है, कुछ संस्थाओं में उच्च गुणवत्ता मिलती है, कुछ ऐसे संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है जहां पर खूब अच्छी शिक्षा मिलती है, और तो कहीं पर बिल्कुल साधारण स्तर की शिक्षा मिलती है। कुछ ऐसे विद्यालय जहां पर खूब पढ़ाया जाता है, कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर पढ़ाई नहीं होती है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में समानता नहीं है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाती है। दूसरी बात, सुविधाओं की कमी है, लेक ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। कई विद्यालय और कॉलेज भवन, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से वंचित है। आजकल गांव वगैरह के जितने भी कॉलेज है वहां पर लाइब्रेरी बहुत कम ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो कॉलेज, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जैसी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे ड्रॉप आउट की समस्या। आर्थिक कारणों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण से बच्चे शिक्षा अधूरी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, ड्रॉप आउट बच्चे जो है छोड़ देते हैं कभी कभी। इसके अलावा अगली बात है रोजगार के असंबद्ध शिक्षा, एजुकेशन इरिलेवेंट टू एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा का स्वरूप नौकरी या कौशल विकास से नहीं जुड़ा हुआ है भारत का, इस वजह से ये एक प्रकार से हायर एजुकेशन की एक समस्या बनी हुई है। राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल मतलब की इंटरप्रेफरेंस। कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि शिक्षा नीतियां जो होती है राजनीतिक हितों के कारण से प्रभावित हो जाती है। कभी कभी राजनीति के लोग जो है शिक्षा निर्माण में या शिक्षा के नीतियों को डिसाइड करने के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं, तो इस वजह से उसके दिक्कत आ जाती है। उच्च शिक्षा के स्तर गिरने के क्या कारण है उसको बताइए। इसके कई कारण हो सकते हैं जो उच्च शिक्षा का स्तर आज गिरा हुआ है। पहली बात यह है अनुसंधान की कमी है, लेक ऑफ रिसर्च। अपने यहाँ पर कोई भी चीज है उस पर रिसर्च जो है उतना जबरदस्त नहीं होता है। विदेशों में रिसर्च ही होता है, बेसिकली विश्वविद्यालय में रिसर्च ही होता है। विश्वविद्यालय में शोध कार्य का स्तर निम्न है। अपने यहाँ पर विश्वविद्यालय में लेक्चर थोड़ी देना चाहिए, विश्वविद्यालय में जो है रिसर्च करने के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए ताकि कुछ नया मिले, कुछ नई सिद्धांत मिले, नई खोज हो, नई सोच, नई विचार आए सामने। दूसरी बात शिक्षकों की कमी
यानी शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, योग्य और प्रशिक्षित प्राध्यापकों की कमी है अपने यहाँ पर। और जो प्रोफेसर है बस वो केवल जो है सैलरी से मतलब रखना पसंद करते हैं, क्लास में जाए या ना जाए। लेकिन अब जब से बहुत कुछ बदलाव सोशल मीडिया के आ जाने से जो है प्रोफेसर वगैरह पढ़ाने लगे हैं। नहीं तो पहले एक व्यक्ति को रख लेते थे अपने स्थान पढ़ाने के लिए, ये तमाम चीजें होती थी। लेकिन अब पढ़ाने लगे क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कोई वीडियो बना करके डाल देगा तो हमारी नौकरी खत्म एकदम से। और योगी बाबा मोदी जी इतने ज्यादा एक प्रकार से इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि वो तुरंत हटा देंगे पद से। ठीक है। व्यवसायीकरण, कॉमर्शियलाइजेशन, शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है, यानी क्वालिटी प्रभावित होती है। विद्यार्थियों की बेरुखी आजकल देखिए, लेक ऑफ इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट्स। आप देखिएगा कि अधिकतर छात्र केवल डिग्री प्राप्त करने पर ध्यान देते हैं, ज्ञान पर ध्यान आजकल कोई नहीं देता है। और जो चूंकि बच्चा क्या है, गरीब है, वो नौकरी के लिए पढ़ता है और नौकरी के लिए जो शिक्षा पढ़ाई जाती है उसमें ज्ञान नहीं मिलता, उससे बस केवल नौकरी मिलती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आजकल शिक्षा क्या हो गई, नौकरी के लिए लोग पढ़ते हैं और जरूरी भी है नौकरी के लिए पढ़ना, क्योंकि भाई जब खाने के लिए घर में अनाज नहीं तो ज्ञान लेकर के क्या करेगा व्यक्ति, ज्ञान लेकर के बहुत ज्ञानी बनकर घूमो, क्या ही कर लोगे जब नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा भी नहीं रहेगा जेब में, तो ज्ञानी बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए आजकल का जो युवा है, पीढ़ी है, परेशान है नौकरी के चक्कर में। ठीक है, क्या करे, नौकरी सरकारी लग जाए तो सिक्योर हो जाए, अच्छी जगह शादी तय हो जाएगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगती तो जो है क्या ही बात करें, मतलब कि लोग परेशान रहते हैं घर में, कुछ भले ही वो व्यक्ति कुछ भी हो, लेकिन जब तक चपरासी नौकरी लागे सरकारी तो गांव वाले या गाँव समाज वाले कहें अरे बहुत बढ़िया काम होगा, सरकारी नौकरी लगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन, भारत के विश्वविद्यालय विदेशी मानकों की तुलना में पीछे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं पे ये कारण भी है शिक्षा की क्वालिटी का गिरना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एजुकेशनल बच्चों को मतलब बीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब लेकिन जैसे हमारे इधर ही आप देखेंगे तो कुछ लोग यही कहेंगे कुछ ना ही जनते हो, पता नहीं काव पढ़ावा था लड़कन का, कुछ जनते ने, हम मैं कही हैं वो कुछ जनते नहीं है, काव जाने हमारे सामने घरे जो है ये करते थे, वो भैंस बांधते थे, ये करते थे, वो करते थे, अब बढ़ के मास्टर बना है, पढ़ावत है। कुछ लोग ऐसे कहेंगे, आपको कहेंगे जा इतने विद्वान होते तो सरकारी नौकरी न चली आवत उनके लगे, ऐसे बहुत लोग कहेंगे। अब उनको ये नहीं पता है कि शुक्ला गुरुजी ने आज तक सरकारी नौकरी का एक भी फार्म डाला ही नहीं। भले ही तैयारी मैंने की है 3-4 साल, लेकिन उस दौरान तैयारी 2017, 18, 19 तब तक कोई जितना फार्म वगैरह नहीं निकला। और जब निकला भी फार्म तो फिर कोरोना आ गया, फिर कोरोना में हम सब छोड़ दिए और फिर पढ़ाई आप लोगों के चक्कर, आप लोगों को पढ़ाने में बिजी हो गए, तो फिर कोई भी पेपर मैं दे नहीं पाया। जब तक मैं पढ़ाई किया हूं तब तक मेरी एज ही नहीं थी जब आई, और जब एज हुई तो कोरोना आ गया और उसके बाद में फिर मैं यूट्यूब पे आ गया, तो ये सिलसिला चलता रहा। मैंने एक पेपर दिया, एनडीए का पेपर दिया था, एनडीए का पेपर मैंने एक प्रकार से उसमें कुछ नंबर से, मात्र अंग्रेजी थोड़ी मेरी वीक थी तो अंग्रेजी वाला पूरा पोर्शन ही रह गया था। एक मतलब कुछ क्वेश्चन सही हुए थे, बाकी जो है उसमें अंग्रेजी में रह गया था। बाकी मैथ मेरी तेज थी, मैथ में मैंने पूरा बढ़िया तरीके से कर लिया था, तो वो पेपर हमारा एकदम से बहुत अच्छा हुआ था। मतलब कि मुझे इंग्लिश वाला थोड़ा सा वीक हो गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में एक पेपर मैंने दिया था किसका, पॉलिटेक्निक का, इंटर में दिया था पॉलिटेक्निक, पूरा मैंने क्लियर कर दिया, पूरा निकाल। मतलब पॉलिटेक्निक में मेरा सरकारी कॉलेज, वो भी गोंडा का पॉलिटेक्निक मुझे मिल रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, चूंकि मुझे लगा कि पॉलिटेक्निक करने से कोई मतलब नहीं, मतलब कोई फायदा हमको उतना, मतलब चूंकि मैं दूरदृष्टि से सोच रहा था, इसलिए मैंने उसको भी नहीं किया उस समय। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने आगे चल करके क्या किया बेटा, आगे चल करके मैंने फिर क्या किया कि जब कोरोना के बाद में फिर मैंने एक कोरोना के दौरान ही मैंने सोचा कि भाई अब एमए करना है, बीए कर लिया था। एमए करने के लिए, बीए चूंकि बीए के दौरान ही तैयारी कर रहा था, फिर एमए करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी विश्वविद्यालय से, बड़े विश्वविद्यालय से किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई, गांव के लोगों ने, तमाम सारे लोगों ने कुछ कहा कि भाई फलाने आज तक अपने क्षेत्र का कोई लड़का है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा है, ऐसा है वैसा, तमाम लोग बातचीत करते। तो एक फंक्शन में मैं था, वहीं पर तमाम सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग, की हमारे वहां पर एक रिश्तेदार है, उनकी लड़की या उनका लड़का बीएचयू में हो गया, बड़ी बखान बातचीत करने लगे। उनका अच्छा, रिसर्च करना शुरू कर दिया बीएचयू के ऊपर, रिसर्च किया, पता लगा कि भाई एंट्रेंस होता है, उस समय जो है रिसर्च होता था, मतलब रिसर्च कर रहे थे। तो पहले बीएचयू ही पेपर करवाता था, लेकिन फिर जब मैंने पेपर दिया, जो पेपर जिस साल मुझे देना था उस साल पेपर जो है वो किसने करवा ली, किसने करवाना शुरू कर दिया, वो एक प्रकार से पेपर जो नेट जो है एनटीए करवाता था उस समय पेपर एनटीए करवाना, नया नया एनटीए स्टार्ट कर दिया, एनटीए पेपर करवाना शुरू कर दिया। पूरा माहौल बिगड़ गया भाई, अब एनटीए, बीएचयू के सारे बच्चे जो बीए करते हैं वो ऑलरेडी इसकी तैयारी करते रहते हैं हमेशा से। और उस समय मैं जो है बाहर से जो है तैयारी करना शुरू कर दिया अपना, और क्या किया, पिछले 7-8 सालों का क्वेश्चन पेपर निकाल लिया, 10 सालों का,
उसको पूरा हल किया, पूरी हिंदी पढ़ डाली। नेट जेआरएफ की पूरी पुस्तक मैंने पढ़ के खत्म कर दी, और नेट जेआरएफ की पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी होती तो मैं फेल हो जाता, मेरा एडमिशन नहीं हो पाता बीएचयू में, क्योंकि सिलेबस पूरा मतलब जो है चेंज ही, पैटर्न ही पूरा बदल गया था। पूरा टीजीटी पीजीटी लेवल का पेपर बना दिए थे, यूजीसी नेट के पेपर उसमें सवाल आ गए थे तमाम सारे। और बाकी जो मैं पढ़ के गया था सब वन लाइनर पढ़ करके गया था। वन लाइनर क्वेश्चंस थे कि भाई कबीरदास की रचना का कहना, इस रचना का नाम, उस रचना का नाम, इस रचना का सन एक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे। लेकिन उसमें क्या था, सारे क्वेश्चन विशेषता और रचना को संकलित करने के लिए इसको सेट कीजिए, उसको सेट कीजिए, तमाम। एनटीए पहली बार जब पेपर करवाया, याद होगा आपको, बीएचयू का जो बच्चे होंगे उनको पता होगा। तो मैंने बीएचयू का वो क्लियर किया, और उसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। और इसमें जब मैं जो है बोल रहा था, वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पर, आप देखिएगा, मैंने 40 प्रोफेसर हिंदी साहित्य विभाग में, 40-45 प्रोफेसर के आसपास होंगे। हाँ, तो लगभग में उनके तमाम सारे लोग बैठे थे। फेयरवेल पार्टी थी, जो होता नहीं वो बच्चे करते हैं, उसी में मैं एक प्रकार से एक गेस्ट के रूप में था, क्योंकि मैंने शुक्ला डिपॉइंट का प्रमोशनल जो होता नहीं किया, मैंने वो भी कर दिया था कि भाई चलो मैं पैसा दे रहा हूँ, मतलब पोस्टर वगैरह का पूरी व्यवस्था कर दे रहा हूँ। सारे बच्चे करते तो बच्चों में मैं था, तो मैंने कहा कि भाई चलो मैं अपने चैनल के हिसाब से, मैंने चैनल के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। तो फिर मैंने वहां पर बोला था, मात्र 2.5-3 मिनट मैंने बोला, और उस समय जितने भी प्रोफेसर थे, तो सारे प्रोफेसर मुझे जो है इनविटेशन करने की, शुक्ला आप बड़ा अच्छा बोलते बेटा, मैं तो आपकी प्रतिभा को जान नहीं पाया। जब चैनल के बारे में, फिर चैनल को पता चले, तो सारे प्रोफेसर, अब हो सकता है भविष्य में अगर भगवान चाहेंगे तो कई बड़े बड़े प्रोफेसर, बीएचयू के प्रोफेसर से एक आते लेक्चर, चाहे एक आते किसी मुद्दे पर डिस्कशन आपके चैनल पर करवाने का प्रयास है मेरा, करवाऊंगा भविष्य में, जैसे मैं पूरे व्यवस्था कर लूं अपनी, ताकि स्टूडियो वगैरह सेट कर लूं, फिर उसके बाद प्रोफेसर वगैरह के कोटेशन करवाऊंगा। प्रोफेसर आएंगे, आप क्वेश्चन पहले पूछ लीजिएगा, उस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर लूंगा, और फिर प्रोफेसर से पूछेंगे भी बाकायदा से कि क्या क्या कैसे क्या होता है, ये मैं करने वाला, हो सकता है प्रयास करूंगा, ठीक है, प्रयास, तो ये ध्यान रखिएगा। भारत के विश्वविद्यालय विदेशी मानकों की तुलना में पीछे हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा की समस्याएं गहरी हैं, और उच्च शिक्षा की स्थिति बिल्कुल ही चिंताजनक इस समय बनी हुई है। यदि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, राजनीतिक हस्तक्षेप कम किया जाए, शिक्षा को रोजगार के लिए तैयार किया जाए, और स्थिति तो बेहतर हो जाएगी जब ऐसा हम करेंगे। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना, कौशल विकास करना, और व्यक्तियों का मूल्य डिसाइड करना या मूल्य निर्धारण करना जरूरी होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपने बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ा और समझा। बाकी और भी लेक्चर आपके तमाम सारे पढ़े हुए हैं, वो सब 10 नंबर, ये देखिए तमाम सारे जो है प्रश्न आपका भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के, पहले चैप्टर में मैंने बता दिया था, तमाम सारे क्वेश्चन यहाँ पर पीडीएफ बना हुआ है, पीडीएफ आपको सब मिल जाएगा। ये पीडीएफ देखिए, इतना जबरदस्त पीडीएफ मैंने तैयार किया आप लोगों के पढ़ने के लिए, ठीक है। ये सब पीडीएफ ऐसे पीडीएफ है जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपको कहीं बार कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एसएमएस कर देना है 9161936062। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नाम, ठीक है, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम, और किस सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए व्यवस्था, स्कैनर भेजेंगे आपके पास, क्यूआर कोड, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए जमा कर देने हैं, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सभी सब्जेक्ट का आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास की पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और ऐसे पीडीएफ नोट्स, उच्च गुणवत्ता वाले पीडीएफ नोट्स, एचडी क्वालिटी वाले, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो यूनिट वाइज पीडीएफ होगा उसमें हर एक यूनिट के एमसीक्यूज होंगे विद आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ, सारी व्यवस्था होगी। सारे सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा सभी का पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा। तुरंत जुड़िए हमारे साथ, मात्र 100 रुपए फीस में आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो, बात ध्यान रखिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा।